दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। तांत्रिक का षड्यंत्र। दोपहर का समय था। कार्तिक अपने खेत में काम करते करते थक चुका था। कार्तिक थोड़ा आराम करने के लिए एक घने पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी कार्तिक के गांव का एक आदमी भागते हुए उसके पास आता है। कार्तिक भैया अनर्थ हो गया। गांव के बच्चे ना जाने कहां गायब हो गए हैं। कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हो श्याम? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के सारे बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? मैं सच कह रहा हूं कार्तिक भैया, सारे बच्चे खेल रहे थे मगर अचानक से सभी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। ये सब सुनकर कार्तिक बहुत परेशान हो गया। तभी वो वहां से भागते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़ा। गांव की सारी औरतें एक जगह इकट्ठा थी और सब रो रही थी। हाय मेरा बच्चा मुझसे खाना मांग कर गया था। मैंने कहा था कि थोड़ा समय लगेगा, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा बच्चा ऐसे गायब हो जाएगा। मेरी बेटी भी ये कहकर गई थी कि जल्दी से खेलकर वापस आ जाएगी, मगर ना जाने कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, मेरी परी की रक्षा करना। कार्तिक की पत्नी सीमा भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ सीमा? हमारा मुन्ना कहाँ है? हमारा मुन्ना अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मगर ना जाने अचानक कहाँ गायब हो गया है। मगर ये कैसे हो सकता है? सारे बच्चे एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, मगर आप मेरे मुन्ना को ढूंढ कर ले आओ। फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। कार्तिक गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, देखिए ना, गांव के बच्चों के साथ क्या हो गया है। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्यों ना हम राजा दीवनाथ से इस मसले पर बात करें। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे अभी राजा दीवनाथ से मिलने के लिए जाना चाहिए। कार्तिक राजा से मिलने उसके महल जाता है। महाराज, हमारे गांव के सारे बच्चे अचानक ही कहीं गायब हो चुके हैं। आप हमें मदद करें, हमारी मदद कीजिए, जरूरत है हमें। मगर ये कैसे हो सकता है? एक साथ सारे बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? महाराज, मैंने भी सुना है कि पड़ोसी गांव में भी एक साथ सारे बच्चे गायब हो चुके हैं, और ये सच है। राजा सोच में पड़ जाता है। अगर ऐसा है तो हमारी मदद सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मगर गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी तपस्या के लिए यहां से बहुत दूर पहाड़ियों में गए हैं। उनसे मिलना संभव नहीं। कहते हैं कि जिस जंगल में गुरुजी रहते हैं वहां का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। आज तक कोई उस रास्ते को पार नहीं कर पाया है। मगर मैं कैसे भी करके गुरुजी से जरूर मिलूंगा। मुझे अपने बेटे को वापस लाना है। कार्तिक अपना घोड़ा लेकर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक पुल नजर आता है। वो पुल एक पतली सी लकड़ी का बना होता है, जिसे एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति पार कर सकता है। इस पुल को देखकर कार्तिक दुविधा में पड़ जाता है। तभी वहां मौजूद एक पेड़ से इंसानी आवाज आती है। अगर तुम ये पुल पार करना चाहते हो तो मेरी इस पहेली को सुलझाना होगा, वरना तुम मारे जाओगे। उस पेड़ को बोलते देख कार्तिक डर जाता है। कौन हो तुम? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तभी वो पेड़ कहने लगता है, मैं एक ऐसी चीज हूँ जिसे जितना ज्यादा बांटो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर एक बार किसी ने मुझे धोखा दे दिया तो दोबारा मुझे पाना मुश्किल हो जाता है। इस पहेली को सुलझाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। इस पहेली को सुनकर कार्तिक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो कुछ सोचकर आत्मविश्वास से कहता है, इस पहेली का जवाब है विश्वास। इसे जितना ज्यादा बांटो यह उतना ही बढ़ता है। लेकिन अगर एक बार इसे तोड़ दिया जाए तो इसे फिर से पाना मुश्किल हो जाता है।
तुम एक होशियार इंसान हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारे इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर वो पतली लकड़ी का पुल एक बड़े से पुल में बदल जाता है, जिससे कार्तिक और उसका घोड़ा आसानी से गुजर जाते हैं। कार्तिक लंबा सफर तय करके गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। गुरुजी जो तपस्या कर रहे होते हैं, कार्तिक की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल देते हैं। कैसी मदद की जरूरत है तुम्हें? गुरुजी, हमारे गांव के सभी बच्चे अचानक एक एक करके गायब हो चुके हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। गुरुजी आंखें बंद करके कुछ ध्यान लगाते हैं और फिर अपनी आंखें खोलते हैं। तुम्हें एक लाल गुफा के पास जाना होगा। उसी गुफा में इस रहस्य का उत्तर छुपा हुआ है। मगर गुरुजी, ये कैसे कर सकता हूं मैं? ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जब तुम यहां तक पहुंचे तभी मैं समझ गया था कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसलिए यह कार्य तुम ही कर सकते हो। यह लो, यह धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। गुरुजी कार्तिक को एक धागा देते हैं, जिसे वो अपनी कलाई पर बांध लेता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद कार्तिक को लाल गुफा दिखाई देती है। गुफा को देखते ही कार्तिक समझ जाता है कि ये वही गुफा है जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। कार्तिक घोड़े से उतरकर गुफा के पास चला जाता है। मुझे मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो। कार्तिक की बात सुनकर उस गुफा से एक इंसानी आवाज आती है। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे गांव के सभी बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। मुझे उन्हें वापस लाना है। वे बच्चे एक तांत्रिक के पास हैं और तुम्हें उन्हें वापस लाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मगर वो तांत्रिक ऐसा क्यों कर रहा है? वो चाहता क्या है? मुझे नहीं पता वह यह सब क्यों कर रहा है और क्या चाहता है। लेकिन अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम्हें उस तांत्रिक के पास जाना होगा। मगर उस तांत्रिक के पास जाने से पहले मुझे उसके बारे में कुछ जानना होगा। कहते हैं दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपनी चाल चलनी चाहिए। तुम बहुत चतुर हो और तुमने बिल्कुल सही कहा। दुश्मन से लड़ने से पहले उसकी कमजोरी जान लेना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताओ, उस तांत्रिक की कमजोरी क्या है? उस तांत्रिक को सिर्फ एक सच्चा और बहादुर इंसान ही हरा सकता है और तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो। तुम्हारे अंदर उसे हराने की शक्ति है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह सच्चाई और ईमानदारी से हारता है। मगर मुझे ये बताओ कि वह यह सब क्यों कर रहा है? वह आखिर चाहता क्या है? वह तांत्रिक इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। उसे बच्चों की बलि चढ़ाकर शक्तियां प्राप्त करनी है। वह अमर बनना चाहता है ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सके। वो बहुत शक्तिशाली है और उसका मुकाबला सिर्फ तुम जैसा बहादुर इंसान ही कर सकता है। आज काली रात है। आज रात वह एक एक करके सारे बच्चों की बलि चढ़ा देगा। चाहो इससे पहले कि रात हो जाए, चाहकर उन बच्चों को बचा लो। मैं उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। मुझे सारे बच्चों को बचाना है और इस अधर्म का अंत करना है। ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूं। पास ध्यान रखना, उसके लिए हिम्मत मत हारना। फिर वो गुफा कार्तिक के लिए रास्ता बना देती है। गुफा के अंदर एक दरवाजा खुलता है, जिसे खोलकर कार्तिक उसमें प्रवेश करता है। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है, वो खुद को एक वीरान खंडर में पाता है। ये मैं कहां आ गया? तभी कार्तिक को एक तांत्रिक नजर आता है, जो आग जलाए बैठा होता है और उसके सामने सभी बच्चे बेहोश पड़े होते हैं। ये बच्चों को क्या हुआ? कार्तिक की आवाज सुनकर तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम इन बच्चों के साथ क्या करना चाहते हो?
तुम मुझसे सवाल करने वाले होते कौन हो? तुम नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। तुम मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूं। मेरे पास इस दुनिया की सबसे प्रबलशाली शक्तियां हैं। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं अपने गांव के बच्चों को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। ये तभी संभव होगा जब तुम जीवित रहोगे। मैं तुम्हें चुटकी में मिटा सकता हूं। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तभी तुम यहां चले आए। मैं एक सच्चा और बहादुर इंसान हूं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। कार्तिक की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आ जाता है। वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए कार्तिक के चारों ओर आग लगा देता है, मगर इसके बावजूद भी कार्तिक डरता नहीं है। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। अभी भी समय है, लौट जाओ। तांत्रिक की बात सुनकर कार्तिक हंसता है और कहता है, मैं यहाँ वापस लौटने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे इन बच्चों को ले जाने दो, वरना तुम्हारा अंत निकट है। कार्तिक की बात सुनकर तांत्रिक और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कार्तिक पर हमला करता है, लेकिन उसके जादू का कार्तिक पर कोई असर नहीं होता, बल्कि सारी शक्तियां पलटकर खुद तांत्रिक पर ही आक्रमण कर देती है, जिससे वो चीख उठता है। ये कैसे संभव है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कार्तिक की बहादुरी और सच्चाई के कारण तांत्रिक डर जाता है। अपनी कमजोर होती हुई शक्तियों की वजह से वो हार मानते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं गलत कर रहा था। मुझे एक साधु ने श्राप दिया था, जब भी मेरा सामना एक सच्चे और बहादुर व्यक्ति से होगा मेरी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। और अब मुझे यकीन हो गया कि वो व्यक्ति तुम ही हो। मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित चाहता हूं। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इन बच्चों को और मुझे यहां से सुरक्षित जाने देना होगा। और हाँ, तुम्हें अपने सारे गलत काम छोड़ने होंगे। मुझे अब इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। कार्तिक की बात सुनकर तांत्रिक अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है और अपनी बची हुई शक्तियों से कार्तिक और सभी बच्चों को गांव वापस भेज देता है। बच्चों को सुरक्षित देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। मेरा मुन्ना वापस आ गया। मेरा मुन्ना वापस आ गया। हाँ, सभी बच्चे सही सलामत लौट आए हैं। मगर ये सब क्यों हुआ था और किसने किया था? यह सब एक तांत्रिक ने किया था। वह हमारे बच्चों की बलि चढ़ाकर शक्तियां प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब उसका सामना एक सच्चे और बहादुर इंसान से हुआ तो उसे हार माननी पड़ी। अब कार्तिक के गांव में पहले की तरह सुख समृद्धि लौट आई थी। बच्चे खुशी से खेल रहे थे और ये सब कार्तिक की बहादुरी और सच्चाई की वजह से ही संभव हुआ था। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी गांव में बिट्टी नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहा करती थी। बिट्टी बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। उसके माता पिता की मौत काफी समय पहले हो चुकी थी। बिट्टी को अपनी दादी से बहुत लगाव था और वो अपनी दादी का ख्याल भी खूब रखती थी। बिट्टी की दादी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, जिन्हें बिट्टी बाजार में जाकर बेचा करती थी। मिट्टी के बर्तन बेचने से उन्हें थोड़ी बहुत कमाई हो जाया करती थी, जिससे गुजारा चल रहा था। एक दिन बिट्टी की दादी बर्तन बना रही थी। अरे दादी, आपकी तबीयत खराब है, आप बर्तन क्यों बना रही हो? चलो अंदर चलो, आराम करो। अरे अगर मैं बर्तन बनाकर नहीं रखूंगी तो कब बिकने के लिए नए बर्तन तैयार होंगे? एक दिन भी काम रोको तो बहुत दिनों तक धंधा मंदा हो जाता है। फिर दादी क्यों इतनी चिंता करती हो? हम 2 लोग ही तो हैं और इतना तो पैसा रखा ही है अभी कि अगर 4 दिन कोई काम ना हो तो हमें भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा। जानती हूँ बेटा, लेकिन सिर्फ 4 दिन की ही बात नहीं है। अभी तो तेरे लिए लड़का भी देखना है, तेरी शादी भी तो करनी है। दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ।
बेटा, ये तो दुनिया का नियम है। एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल ही जाना होता है। मैं किसी दुनिया के नियम को नहीं मानती। और अब आप उठो और अंदर जाकर आराम करो। ये बाकी बचे बर्तन मैं बना दूंगी। ठीक है, ठीक है। बिट्टी बर्तन बनाने लगती है और मन ही मन बड़बड़ाती है। ये दादी तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई है। न जाने क्यों मुझे खुद से अलग करना चाहती है। अरे अगर मैं चली गई तो कौन इनका ध्यान रखेगा। बिट्टी बर्तन बनाकर तैयार करने लगती है और काफी देर काम करने के बाद वो पहले से बनाए हुए बर्तनों को ठेले पर सजाती है और बाजार जाने के लिए निकलती है। दादी, मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। और अगर साहूकार के आदमी फिर से परेशान करे तो मुझे बताना। हाँ दादी, अब चलती हूँ। बिट्टी ठेला लेकर बाजार में चली जाती है। वो ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता है। थोड़ी देर बाद उसे दूर से साहूकार आता हुआ दिखता है। अरे, ये साहूकार आज बाजार घूमने क्यों निकला है? आज तो ये सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगा। अब क्या करूं? हे भगवान, मुझे और मेरे ठेले को यहाँ से गायब कर दो। बिट्टी भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि साहूकार उसे ना देखे, लेकिन साहूकार की नजर बिट्टी पर पड़ ही जाती है और साहूकार उसके पास आता है। क्यों बिट्टी, कहाँ गायब हो इतने दिनों से? दिखती ही नहीं हो। मालिक, उधार लेने के बाद लोग गायब हो ही जाते हैं। तुम चुप रहो। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। साहूकार की बात सुनकर नौकर बिरजू चुप रह जाता है और साहूकार बिट्टी से कहता है। बेटी, अब तो तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक हो गई है। अब तो मेरे पैसे लौटा दो। साहूकार जी, आपके पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगी, लेकिन क्या करूं, आजकल काम ही नहीं चल रहा है। आप खुद देख रहे हो, कोई ग्राहक ही नहीं आता है। वो मेरी समस्या नहीं है। तुम मेरे पैसे कल शाम तक लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा घर, ये बर्तन और ये ठेला अपने नौकर को दे दूंगा। कल शाम तक? ये तो बहुत ही कम समय है, थोड़ा और समय दे दीजिए ना। 6 महीने हो गए हैं, अब एक दिन और ज्यादा नहीं। साहूकार वहां से चला जाता है और बिट्टी चिंता में पड़ गई। वो ठेला लेकर घर वापस जाने लगी। जल्दी घर लौटने पर उसकी दादी ने कहा, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? अरे कोई आ ही नहीं रहा था, किसको क्या बेचती दादी? अच्छा अच्छा, ठीक है, चला खाना खा ले। दादी, खाना बांध दो, मुझे जंगल में मिट्टी लेने जाना है, वहीं खा लूंगी और मिट्टी भी लेती आऊंगी। ठीक है बेटा। दादी बिट्टी को खाना बांध कर दे देती है और बिट्टी जंगल के लिए निकल जाती है। बिट्टी का मन बहुत उदास था। वो मिट्टी खोदने वाली जगह पर बैठ जाती है। क्या करूं? कल शाम तक साहूकार को पैसे कहां से लाकर दूंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दादी को बताऊंगी तो वो चिंता करेगी और बीमार हो जाएगी। भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। बिट्टी सोचते सोचते पेड़ से टिककर वहां सो जाती है। तभी एक बौना आदमी वहां से गुजरता है और कहता है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बिट्टी जाग कर देखती है तो उसके पास वो आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिट्टी ने देखा कि वो आदमी अपने हाथों में कंगन पहने हुए था और वो कंगन चमक रहे थे। उसने अपने साथ लाए खाने को देखा और कहा, खाना तो है लेकिन थोड़ा ही है, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरा पेट भर जाएगा, तुम मुझे खाना दे दो बस। ठीक है, ये लो। बिट्टी उस बौने आदमी को अपना खाना दे देती है और वो आदमी वहीं बैठकर खाना खाने लगता है। थोड़ी देर में उसने सारा खाना खत्म कर दिया और बोला, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आप मुझे क्या देंगे? ये लो, तुम ये रख लो। उस बौने आदमी ने बिट्टी को अपनी एक कंगन उतार कर दे दी। इस कंगन का मैं क्या करूंगी? ये तुम्हें वक्त आने पर पता वो चलेगा। आदमी वहां अभी से मैं चला चलता हूँ। जाता है। बिट्टी देखती है कि शाम हो चुकी है। अरे राम, ये क्या, शाम हो गई? मुझे जल्दी घर जाना होगा। अभी तक तो मिट्टी भी नहीं ली। काश की मिट्टी अपने आप यहाँ आ जाती। बिट्टी ने इतना कहा था कि तभी मिट्टी वहां आ गई। अरे, ये मिट्टी कहाँ से आई?
कहीं ये कंगन की वजह से तो नहीं? बिट्टी उस कंगन को देख रही थी, वो चमक रहा था। बिट्टी ने कंगन को ऊपर किया और बोली, काश मुझे जलेबी खाने को मिल जाए। बिट्टी के इतना कहते ही वहां पर जलेबी से भरी थाली आ गई। बिट्टी ने खुश होकर जलेबियां खाई और मिट्टी लेकर घर जाने निकल पड़ी। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तो कोई जादुई कंगन है, अब तो मैं साहूकार का उधार भी आराम से चुका दूंगी। बिट्टी घर लौट आई थी और उसे खुश देखकर उसकी दादी ने पूछा, क्या बात है बिट्टी, तो इतनी खुश क्यों लग रही है, जैसे मिट्टी नहीं खजाना लाई हो। दादी, खजाने से कम नहीं है जो आज मुझे मिला है। ऐसा क्या मिल गया? जादुई कंगन। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे साथ मजाक कर रही है? नहीं दादी, ये देखो, आपको क्या चाहिए बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बताओ ना, जो चाहोगी वो मिल जाएगा। लगता है आज तू मस्ती करना चाह रही है। चल ठीक है, बहुत दिनों से मेरी इच्छा रसगुल्ले खाने की हो रही है, बता लेकर आ सकती है? ठीक है, आंखें बंद कर लो। दादी की आंखें बंद करते ही बिट्टी ने कंगन से कहा, काश मुझे रसगुल्ले मिल जाते। उसके इतना कहते ही वहां पर रसगुल्ले आ जाते हैं और बिट्टी दादी से कहती है, दादी आंखें खोलो। आंखें खुलते ही दादी चौंक जाती है और एक रसगुल्ला उठाकर कहती है, ये असली है, खाकर देखो। लेकिन तूने ऐसा कैसे किया? ये सब मैंने नहीं, इस कंगन की वजह से हुआ है। तुम यकीन नहीं करोगी ये कैसे मिली। अब तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। बिट्टी दादी को जंगल वाली बात बता देती है और दादी बिट्टी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। बिट्टी, तू इस कंगन के बारे में किसी को नहीं बताना। मैं नहीं चाहती कि तू किसी मुसीबत में पड़ जाए। नहीं दादी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? दादी, मिट्टी के बर्तन बनाकर हमारा उतना फायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना हम कोई नया काम शुरू करें? क्या नया काम? हम लोग मिलकर ढाबा खोलते हैं। आपके हाथों का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लोगों को पसंद भी आएगा। लेकिन ढाबा खोलने के लिए बर्तन, राशन, कुर्सी, मेज, ये सब कहाँ से आएगी? अरे आप चिंता क्यों कर रही हो? समझ गई, तेरा विचार अच्छा है, हम ढाबा ही खोलते हैं। बिट्टी बिना देर किए कंगन से कहती है, काश ये कंगन मुझे राशन, दाल, चावल, आटा, सब्जियां और बर्तन, चूल्हा, मेज, कुर्सी सब दे पाता। इतना कहते ही सामने ये सब प्रकट हो जाता है और रात ही रात में दोनों दादी पोती मिलकर अपना ढाबा खोल लेते हैं। बस सुबह हम दोनों खाना बनाएंगे और बाद में तू ग्राहकों को खिलाना। हाँ दादी। अगले दिन साहूकार अपने नौकर से कहता है, सुनो बिरजू, आज शाम होते ही बिट्टी के घर जाना और उसका सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना। उनकी झोपड़ी को हटाकर मैं वहां पर अपनी हवेली खड़ी करूंगा। लेकिन मालिक, आप तो कह रहे थे वो सब मेरे ही नाम करोगे। चुप कर, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, तेरे नाम क्यों करूंगा। अब शाम को चले जाना चुपचाप वहां। बिट्टी और उसकी दादी ढाबा चलाना शुरू कर देती है। दोपहर तक कई सारे ग्राहक खाना खाकर जा चुके थे और कई ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ था। दादी, खाना तो सच में स्वादिष्ट है, शाम तक हमारे पास बहुत कमाई हो जाएगी। ये सब उस बौने आदमी का कमाल है। हाँ दादी। शाम होते ही बिरजू वहां पर आता है और बिट्टी का ढाबा देखकर चौंक उठता है। ए बिट्टी, बाहर तो आओ। क्या है? ये रातों रात ये ढाबा कहाँ से आया? तुमसे मतलब? तुम काम बताओ क्या है? साहूकार के पैसे दो, मैं तो वही लेने आया हूँ। रुको। बिट्टी अपनी कमाई में से पैसे निकालकर नौकर को दे देती है और नौकर वापस लौट आता है। ये सब कैसे हो गया? एक ही रात में इतने पैसे आ गए और ढाबा भी खोल दिया उन दोनों ने। हाँ, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी उनके खाने से। चुप कर बेवकूफ, मैं यहाँ इतनी जरूरी बात सोच रहा हूँ और तुझे खाने की पड़ी है। पक्का कोई खजाना हाथ लगा है उस मिट्टी खोदने वाली बिट्टी के।
आपको भी एक बार मिट्टी खोद कर देखना चाहिए। मैं देख कर आता हूँ, आखिर बात क्या है। साहूकार सच का पता लगाना चाहता था, इसलिए रात के समय बिट्टी के घर के पास आ गया। बिट्टी और उसकी दादी पैसों का हिसाब लगा रहे थे। आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई दादी, बस अब ऐसे ही काम चलता रहे। हाँ हाँ, अब तो अपनी गाड़ी चल पड़ेगी। हाँ, चावल खत्म हो गए हैं, मैं मंगा लेती हूँ। बिट्टी कंगन से कहती है, काश मुझे चावल मिल जाए। बिट्टी के ऐसा कहते ही वहां पर चावल की बोरी आ जाती है और साहूकार ये सब छिपकर देख रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। ये बेवकूफ लोग भी क्या चावल आटा मांग रहे हैं। अगर ये कंगन मेरे पास होता तो मैं तो कुछ और ही मांगता, लेकिन ये कंगन है बड़ा कमाल। ये तो मेरे पास होनी चाहिए, मुझे इसे हासिल करना होगा। साहूकार वहां से चला गया और अगले दिन बिट्टी के ढाबे पर आया। बिट्टी, अरे ओ बिट्टी, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए। तुम क्या करने लगी हो आजकल? मिट्टी का काम खत्म करके सीधा ढाबा खोल लिया। बस साहूकार जी, सब भगवान की कृपा है। अच्छा, मुझे भी कुछ खिलाओगी? हाँ हाँ, आइए ना। हाँ। साहूकार खाना खाने बैठ जाता है। पहला निवाला खाते ही वो चिल्लाने लगता है। मिर्च लग गई। मेरा मुंह जल रहा है। पानी पानी पानी। अरे अरे, अभी लाती हूँ पानी। इतनी मिर्ची किसमें लग गई? बिट्टी पानी का गिलास साहूकार की तरफ बढ़ाती है और जल्दबाजी में साहूकार बड़ी ही सफाई से उसके हाथ से कंगन उतारकर वहां से भाग जाता है। अरे अरे दादी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो साहूकार कंगन लेकर भाग गया। अरे तो कोई बात नहीं, अब हमें उस कंगन की जरूरत नहीं है। वो बुरा आदमी है और मुझे नहीं लगता कि कंगन उसकी मदद करेगा। साहूकार कंगन लेकर अपने कमरे में आ जाता है और बोलता है, अब ये कंगन जहाँ होना चाहिए था वही है। मैं बताऊंगा कि इससे क्या और कैसे मांगना है। साहूकार कंगन को पहन लेता है और वो बोलता है, काश मुझे बहुत सारा रुपया, पैसा, सोना चांदी मिल जाए। उसके इतना कहते ही कमरा कचरे से भर जाता है और वहां बहुत ही गंदी बदबू फैलने लगती है। अरे ये क्या हो गया? लगता है इसने ठीक से सुना नहीं। काश मुझे हीरे जवाहरात मिल जाए। एक बार फिर कमरे में सूखी पत्तियां और कचरा ही आ जाता है। साहूकार के लिए कमरे में खड़ा रहना मुश्किल था। उसने अपने नौकर को बुलाया। तुम ये सब सफाई करो जल्दी से। इतना कचरा, ये कैसे साफ होगा? करो तुम, मैं आता हूँ। साहूकार कमरे से बाहर आंगन में आ जाता है और कहता है, कंगन मुझे धन दौलत, हीरे जवाहरात, मोती, सोना चांदी दो। उसके इतना कहते ही आंगन में भी कचरे का ढेर लग जाता है और साहूकार का पूरा घर बदबू से भर जाता है। बिरजू, इधर आओ। अरे मालिक, ये क्या, इतना कचरा? ये सब इस कंगन की वजह से है। ये बेकार है, इसे तो फेंक देना चाहिए। साहूकार बाहर आकर उस कंगन को फेंक देता है और वो कंगन कुएं में जा गिरता है। तभी साहूकार का नौकर बाहर आ जाता है और जाने लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मालिक, इतनी बदबू और कचड़े के ढेर में रहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आज के बाद काम पर नहीं आऊंगा। नौकर साहूकार को छोड़कर चला जाता है और साहूकार अपने घर में कचरे के ढेर को देखकर अपने किए पर पछताने लगता है। इधर नौकर बिट्टी के ढाबे पर आता है। अरे तुम यहाँ? क्या यहाँ कोई काम मिलेगा? क्यों, साहूकार के यहाँ काम नहीं है क्या? पता नहीं, उसके घर में अपने आप कहीं से बहुत सारा कचरा आ गया। मैं वहाँ से काम छोड़ आया हूँ। अच्छा, तो जैसा किया उसका फल मिल रहा है। अच्छी बात है। तुम मेरे पास काम करो और ग्राहकों का ध्यान रखो। बिट्टी और उसकी दादी मेहनत से ढाबा चलाते हैं और साहूकार को कचरे की वजह से अपना घर छोड़कर झोपड़ी में रहना पड़ा। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी
सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहाँ पे सुलेखा अपनी एक बेटी कावेरी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुलेखा के पति बाहर के शहर में मजदूरी का काम करता था, इसलिए सुलेखा सोचती है कि उसकी बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। मुखिया जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कोई अच्छा रिश्ता देखकर बताओ। लड़की के लिए लड़की 21 साल की होनी चाहिए है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है। कोई जमीन मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मुखिया जी, तुम तो जानते ही हो, हमारे घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला है और वो भी बस महीने में ही पैसे भेजता है, तो उससे बस घर का खर्च ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 45 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। पत्नी से एक बच्चा भी है, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। मगर मुखिया जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बिना दहेज के शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? तुम सही कह रहे हो मुखिया जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में कावेरी का विवाह हो गया उस आदमी से। उसका नाम मोहन था। मोहन एक सरकारी कर्मचारी था। मोहन का एक लड़का सोनू और एक विधवा बहन सोनाली भी थी, जो घर की मालकिन थी। सोनू, जा अपनी माँ के लिए बाजार से कुछ ठंडी चीजें ले आ, गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही मोहन आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान होता है। अशोक कावेरी को खुश रखने के लिए कोई ना कोई तोहफे रोज लाया करता, लेकिन कावेरी को न जाने क्यों मोहन के पास बैठने और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था कि अब तक एक ऐसा ही आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सर झुकाकर तेज चुराकर निकलती थी। अब उन्हीं का उम्र का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं समझकर मान का दर्जा देती थी। इसी कारण से वो उनसे भागते फिरती थी। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रहोगी तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। मोहन अपनी बहन सोनाली को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर कावेरी को घर की मालकिन बना देता है। सोनाली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो कावेरी को बोल दिया करो। और कावेरी, तुम सोनाली का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज की भी जरूरत हो उससे मांग लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूँगा। अब से घर के सारे खर्चे तुम्हें ही उठाने हैं। मोहन पूरे महीने की कमाई कावेरी को दे देता है। उनका ख्याल था कि कावेरी इन पैसों को देखकर फूली नहीं समाएगी। उधर मोहन की बहन सोनाली मोहल्ले की औरतों से कावेरी की खूब चुगली करती है। अरे, जब से ये मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो बहुत टालम टोल करती रहती है। फिर कहीं 3-4 बार कहने पर ही पैसे देती है। चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं महारानी क्या कर रही होगी। सोनू भी स्कूल से आने वाला है, चल के देखती हूँ खाना बनाई है कि नहीं, कहीं सोनू भूखा तो नहीं बैठा ना। सोनाली उस दिन से कावेरी से चलने लगी थी, जब से मोहन ने उसे घर का मालकिन बना दिया था। सोनाली हर वक्त कावेरी को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नए नए आरोप लगाती थी। एक दिन कावेरी छत पर किसी काम के लिए जाती है तो सोनाली कहती है, अरे कल की आई बहू छत पर घूम रही है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? नहीं दीदी, मैं तो कपड़े लाने गई थी। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, कहीं कपड़े उड़ न जाए, इसलिए मैं चली गई थी। अरे तो मुझसे कहती, मैं क्या मर गई थी? तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं, घर का सारा काम यूं ही पड़ा है।
सोनू भी स्कूल से आने वाला है, उसके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी सारे कपड़े धोकर उठी हूँ। अब खाना ही बनाने जा रही हूँ। 2 जोड़ी कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर देती है, किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। और तो और सोनू की भी फिक्र नहीं है, खुद तो पूरे दिन खाती ही रहती है और बच्चों को भूखा रखती है। आज उनकी माँ होती तो कितने प्यार से रखती, उस बेचारे की तो जिंदगी ही खराब हो गई। पहले पैसे मेरे हाथ में रहते थे तो बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी, लेकिन जब से मोहन ने पैसे तुझे देना शुरू किया है तब से तूने बच्चों को एक भी पैसा नहीं दिया। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे? पहले 1 रुपए की तो मिठाइयाँ ही खा जाते थे। कावेरी बिना कुछ कहे सोनाली की सारी बातें सुनती रहती है। बेचारी कभी उल्टा जवाब नहीं देती। एक कमरे में जाकर खूब रोती और अपने नसीब को कोसती, लेकिन सोनाली को कावेरी पर बिल्कुल तरस नहीं आता। सोनाली चुप छुप कर उसकी बातें सुना करती। कावेरी सोनाली को देखकर डरने लगी थी। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक दिन कावेरी ने अपने पति से कहा, आप दीदी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कुछ ना कुछ को लेके ताने मारा करती हैं। उन्हें इस बात से जलन हो रही है कि आपने घर की मालकिन मुझे बना दिया और सारे पैसे मेरे हाथों में देने लगे हैं। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने न दिया करे। ये कहते कहते कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं आज ही उसकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की मालकिन वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें परेशान करती है तो उसको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, आराम से रहेगी, खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी तो रख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर राज करे। सोनू को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। सोनू आकर मेरी जान खाता है, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वो आंखें लाल पीली कर कर दौड़ती है। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते ही होंगे कि मैं बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होने लगी? मोहन ने सोनाली को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, ये नहीं कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी है तो मुझे बताओ, कावेरी को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हो? सोनाली समझ गई कि बहू ने सारी बात मोहन को बता दी है, लेकिन सोनाली दबने वाली औरत नहीं थी, तो उसने भी कहा, अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की आई लड़की ने थोड़े से आंसू क्या बहा दिए, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कुछ पूछना ना ताचना, बस उसने कह दिया और हमको सुनाना शुरू कर दिए। तुम हमेशा कावेरी को परेशान करती रहती हो, उसमें कमियां निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी है तो उसे प्यार से, मीठे शब्द से देनी चाहिए। ताने से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है इंसान का। इतने में ही सोनू स्कूल से आ गया। आते ही बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। आज से मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो लेना अपनी नई अम्मा से लेना। मोहन सोनू को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने अपनी माँ को परेशान किया तो टांगे तोड़ दूंगा। अरे सारा दिन यहाँ से वहाँ फिरते रहते हो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने अपनी माँ को परेशान किया तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मुझे ही डांटते रहते हो। कभी भी पैसे नहीं देते, मैं स्कूल यूं ही चला जाता हूँ। सब बच्चों के पास स्कूल में पैसे होते, मैं बिल्कुल खाली जाता हूँ। और वो कहती है
अगर मुझसे कुछ मांगोगे, परेशान करोगे तो कान काट दूंगी। मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे हो। झूठ की भी कोई हद होती है। मैं तुम्हें कितने प्यार से रखती हूँ। कोई बुराई न दे कि सौतेली माँ बच्चों को परेशान करती है। मैं तो खुद नहीं खाती लेकिन तुमको दे देती हूँ। इतना सुनते ही मोहन ने सोनू के कान पकड़कर उठा दिया। यह देखते ही सोनाली तुरंत सोनू को छुड़ाने लगी और बोली, ये देखो, नई बीवी के आते ही अपने ही लड़के में कमियां दिखने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। अब जब भी मोहन घर आता तो देखता कि कावेरी सोनू के साथ ही रहती है। कभी नहलाती है उसको तो कभी खिलाती है। कावेरी सोनू के साथ ही व्यस्त रहने लगी। तो आपने देखा कि कैसे सौतेली माँ ने भी सोनू को कैसे लाड़ प्यार से रखने लगी। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।